और विधिवत जनगणना के समर्थन में थे। आज देश के आप प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आपके ही निर्णय से सब कुछ होना है। यह आपका ड्यूटी बनता है कि जनगणना में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। घरों की गिनती में आपने तो गड़बड़ी की कि आपने जो फॉर्मेट जारी किया उसमें ओबीसी का कॉलम नहीं दिया, पिछड़ों की कॉलम आपने उसने नहीं दिया, उसको अगड़ों की कॉलम में रख दिया, दलितों का कॉलम दिया, अगड़ों का कॉलम दिया, पिछड़ों कॉलम नहीं दिया। आपके गृह मंत्रालय का मंत्री जी का बयान था कि अरे भाई घरों की कोई जाति होती है क्या? तो जरा बताइए, साला घर की जो जमीन रजिस्ट्री होती है बिना जाति का रजिस्ट्री होता है क्या? वो घर की जमीन रजिस्ट्री होती है तो रजिस्ट्रार ब्रैकेट में जाति लिखता है कि नहीं लिखता है? अरे गृह मंत्री जी, आपको तो थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए इस माध्यम से। जब भी जो भी घर है तो किसी न किसी व्यक्ति के नाम से वो रजिस्टर्ड है वह ज़मीन, और जब व्यक्ति के नाम से रजिस्टर्ड तो वो व्यक्ति की तो जाति है। और हर रजिस्ट्री में तो हम देखते हैं कि भाई उसमें जाति जरूर लिखा रहता है कि जाति क्या है। आप जरा कागज़ पढ़िए, एक बार देखिए, जरा ज्ञान का परिमार्जन कीजिए, गुस्सा मत हो जाइएगा मेरे ऊपर। हम तो आँख खोल रहे हैं कि देश के लाखों नहीं करोड़ों बहुसंख्यवादी की तकदीर बदलनी है, उसके चेहरे पर मुस्कान लानी है, और बिना अच्छी नीतियों के निर्धारण का ये संभव देश में नहीं है। तो एक अच्छी मुकम्मल नीति के निर्धारण के लिए इस देश में जातीय जनगणना बहुत जरूरी है। आपने कहा कि जातीय जनगणना के बाद युवाओं के चेहरे पर मुस्कान, ये सब कैसे संभव है? इसको सरल भाषा में, क्योंकि हमारे दर्शक गांव गंवई से भी देखते हैं और युवा भी देखते हैं, बुजुर्ग देखते हैं, सब लोग, और जो गांव के लोग जो हैं वो तरह तरह के बातों में उलझ जाते हैं। आप थोड़ा सरल भाषा में बता दीजिए कि जातीय जनगणना होने के बाद गांव गंवई से लेकर शहर के युवाओं को, पिछड़ा को क्या फायदा होगा? अब देखिए, डेवलपमेंट के नाम पर इन्होंने जो आरक्षण मतलब प्रतिनिधित्व का सवाल था, इन्होंने EWS आरक्षण फार्मूला एक लाया। कहा क्या कि हम गरीब स्वर्णों को 10% आरक्षण नौकरियों में, पढ़ने लिखने के संस्थानों में सब जगह देंगे। उन्होंने दे भी दिया एक झटके में, ना पार्लियामेंट में बहस हुई, ना कुछ हुआ, ना कहीं देश में प्रतिरोध हुआ, उन्होंने दे दिया। पिछड़े वर्ग के लोग मान भी लिए कि भैया चलो दे दिया, आपने तो दे दिया। लेकिन उसमें भी आप कौन गरीब है? जो आपने स्वर्णों में कहा गरीबों को हम दे रहे हैं, उसकी जो मापदंड आपने तय की, क्या गरीबों को मिल रहा है? उसमें आर्थिक पैमाना तय किया गया है कि आर्थिक नहीं, तो हम तो यही जानना चाहते हैं कि क्या गरीबों को मिल रहा है? सर्टिफिकेट बनवाने के बाद उसमें इतना हेरा फेरी कर दिया गया है, इतना लोचा है उस पॉलिसी में। हम लोग तो इसके विरोध में गए थे कि भाई ये असंवैधानिक प्रक्रिया है। आप जब तक आप दीजिए, मना हम नहीं कर, हमारे आबादी का आधार पर दे दीजिए ना। हम तो कह रहे हैं अभी 27% आरक्षण है और UBC को 10%, इस पर क्या कहें? हम तो कह ही रहे हैं इस बात को कि आप बढ़िया से आप एक बार जाति जनगणना करा लीजिए, सारा ठोस आंकड़ा ले आइए, देश भर में बहस कराइए, उन आंकड़ों का आप सामने लाके एक वैज्ञानिक मेथड तैयार कीजिए। कौन विकास की दौड़ में पीछे छूट गया है और कौन बहुत ज़्यादा विकास हो गया? इस देश की संपत्ति पर किसकी कब्जा हो गई है? कौन रह गया जिसके पास कुछ नहीं है? भाई इस देश की तमाम संपत्तियों पर 2-4% लोगों की दबदबा हो गई है, उसके कब्जे में आ गई है। अरे उसको सामने तो लाइए कि कौन लोग हैं, कौन छूट गए हैं? इस देश का गरीब क्या, गरीब रह के मैंने गरीब जन्म ले सकता है और गरीब होके ही मरना पसंद करता है क्या? तो उस गरीबी की हालात से बाहर निकालने के लिए किसको प्रयास करना चाहिए और कैसे? सरकार को प्रयास करना चाहिए। और सरकार कैसे प्रयास करेगी? जब तक उसके पास अध्ययन नहीं हुआ तो पॉलिसी बनाएगी कैसे? बिना पॉलिसी के क्या ये गरीबी दूर हो सकती है? ये समस्या दूर हो सकती है? ये समस्या तो दूर नहीं हो सकती है। चेहरे पर मुस्कान तब आएगी। आपने पूछा कि भाई जाति जनगणना के बाद कैसे सवाल हो सकता है? जाति जनगणना पर अगले 5-7 साल तक सदन में अगर अच्छे लोग चुनकर गए, मैं फिर कह रहा हूँ कि समाज को यह सोचना होगा कि किन लोगों को विधानसभाओं में, किन लोगों को लोकसभा में भेज रही है। अगर अच्छे लोग चुनकर गए तो उस जनगणना के आंकड़े पर जोरदार वहाँ बहस होगी। नीतियों का निर्धारण गांव में नहीं हो रहा, नीतियों का निर्धारण जिलों में बैठकर नहीं हो रहा, नीतियों का निर्धारण दिल्ली के पंचायत हॉल में हो रहा है। तो जब तक वहाँ आप अच्छे लोगों को चुनकर नहीं भेजेंगे तो आपकी समस्या पर बहस नहीं होगी, आपकी हालात कैसी है उस पर बहस नहीं होगी, तो नीतियों का निर्धारण कैसे होगा? ढाक के 3 बात कर देंगे ये लोग। आज जो संसद में हैं, कितने % लोग हैं इस तरह की बात करने वाले लोग हैं? आप दूर मत जाइए, अभी महिला आरक्षण बिल पार्लियामेंट में आया था, बड़े मजे के साथ पास कर दिया गया। यही गृह मंत्री जी बड़ा हंसकर मुस्कुराकर पार्लियामेंट में जवाब दे रहे थे, कह रहे भाई पिछड़े वर्ग के हमने 80 सांसद हमारी पार्टी में हैं, 27 मंत्री हमारे पिछड़े वर्ग से हमारी पार्टी में हैं, सबसे अधिक हम लोगों ने बनाया। क्या इन और उसी ये वर्ग के 27 मंत्रियों के रहते हुए, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, और 80 MP रहते हुए, सांसद रहते हुए महिला आरक्षण बिल पास हो रहा था। अरे भाई
पिछड़े वर्ग के सांसदों, डूब मरो तुम लोग। तुम्हारी माताओं और बहनों का एक तरह से चीरहरण हो रहा था, उसके अधिकारों का हनन हो रहा था, और तुम चुप बैठ के ताली बजा रहे थे, बिल का समर्थन कर रहे थे। तुम क्या बात करोगे? तुमको तो सोचना चाहिए कि भाई महिला आरक्षण बिल सदन में आया और हमारी माताओं बहनों के लिए जगह ही नहीं मिली है। एक दौर में शरद यादव जी जैसे नेता थे, मुलायम सिंह थे, मायावती थी, लालू यादव थे। इन लोगों ने पार्लियामेंट में कहा होने नहीं देंगे बिल, कांग्रेस प्रयास की थी। शरद यादव ने कहा कि नहीं, जब तक इस बिल में हमारी माताओं और बहनों के लिए स्थान नहीं है, आप 50% आरक्षण कर दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है महिलाओं के लिए, लेकिन हमारी माताओं और बहनों के लिए जगह दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, कि आप सिर्फ अगली महिलाओं के लिए कर दीजिएगा। लेकिन ये सारे पार्लियामेंट में ओबीसी के नेता जो दल में थे भाजपा में और जो दल में नहीं थे, इसका विरोध उस जिस लेवल से करना चाहिए था किसी ने नहीं किया। अगर कोई किया तो पार्लियामेंट का डिबेट उठाइए, आप चलाइए, हम आपको भी, आपसे भी आग्रह करते हैं कि पार्लियामेंट का वो सब डिबेट देखिए। जिस दिन महिला बिल पास हुआ सदन के अंदर, गृह मंत्री जी का भाषण भी उठाइए, और पिछड़े वर्ग के नेताओं का चाल चरित्र विचार देखिए पार्लियामेंट में कैसा रहा। अरे भाई, जब जीत के जाते हो तुम उसके वर्ग के अधिकार की बात नहीं करोगे तो तुम जीत के जाते क्यों हो? तो जनता को ठग रहे हो। तो हम तो जनता से, आपसे, आपके माध्यम से हम इस क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहेंगे कि आप उन लोगों को चुनने का प्रयास कीजिए जो आपके दुख दर्द की आवाज़ सदन में उठाए और आपके लिए ठोस नीति का निर्धारण करे, तब आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी। आपके लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करे, आपके लिए अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था करे, आपके लिए सुविधाओं की व्यवस्था करे, आपके विकास की बात करे। और फिर क्या ज़रूरत है इस क्षेत्र के अनुसार, जिले के अनुसार, राज्य के अनुसार, उसकी बात करें, तब रणनीति बनेगी, तब नीतियों का निर्धारण होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? आपके कहने के अनुसार कि मतदाता सही नेता का चुनाव करे, जो लोकसभा में जाकर उसकी आवाज़ को उठाए और हक और हुकूक की उसकी लड़ाई को लड़े। बिल्कुल, मतदाता को यह नैतिक जिम्मेवारी है। अभी हमारे इस कार्यक्रम में समाजवादी नेता जो उस दौर के थे, कर्पूरी जी के दौर के, देवेंद्र प्रसाद यादव जी शिरकत करके गए। अभी तुरंत उन्होंने कहा कि भाई, वोट का संबंध बेटी और रोटी से बड़ा होता है। आप बेटी की शादी करते हैं तो कितना छानते हैं, 4 गांव से पता लगाते हैं कि लड़का में कोई ऐब तो नहीं है, परिवार के लोग तो ठीक हैं, बेटी का कोई शोषण तो नहीं करेगा, परेशानी तो नहीं होगी। और वोट जो कि आपका, आपके बच्चों का और आने वाली पीढ़ी का भविष्य निर्धारित करता है, जो इतना बड़ा काम करता है वोट, आपका एक वोट आप बिना छाने पीने दे देते हैं। कोई आया जाति के नाम पर दे देते हैं, कोई आया कुछ प्रलोभन दे दिया उसके नाम पर दे देते हैं। अरे वोट को बहुत तौल के दीजिए, वो आपके भविष्य का निर्धारण करता है। यूँ ही वोट आप मत दे दीजिए, विचार कीजिए। आप उससे तो आएगा, कुछ ठग लेगा, कहीं जाति के नाम पर कहीं कुछ दे के, कहीं कुछ खिला पिला के। जो लोकतंत्र जो मर रही है उस पर बात कोई करता नहीं है, उस तरह से वोट लेके चला जाएगा और 5 साल आता है कभी क्या? हम आप ही से पूछ रहे हैं, आप जनता से ज़रा पूछिए, इसी बार वैशाली संसदीय क्षेत्र या इस पूरे इलाके में, इस मुजफ्फरपुर ज़िले के अंतर्गत जो लोग चुनाव जीत कर गए, क्या वोटरों से बात करते हैं कि भैया आपकी क्या समस्या, हमको सदन में क्या उठाना चाहिए? क्या सवाल करते हैं इस तरह का, या मिलते हैं, या जनता से रूबरू होने का काम करते हैं? तो ठगा जाता है जनता, बेचारा 5 साल में भूल जाता है। तो हम तो जनता को भी आग्रह करते हैं कि आप जिस तरह से अपनी बच्ची का शादी करने से पहले घर के बारे में, लड़के के बारे में छानबीन करते हैं, वोट देने से पहले जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं उसके बारे में छानबीन कीजिए कि जीत के जो जाएगा हमारे लिए क्या करेगा। सदन में, विधानसभाओं में